यस स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ही एटीपी जनरेट होता है। रेस्पिरेशन के अंदर आप जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल होती है, जिस साइकिल को हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इस क्रेब्स साइकिल से दो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट निकल कर आते हैं। एक तो NADH2 निकल कर आता है, और दूसरा जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर FADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो क्रेब्स साइकिल के दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो गए। एक तो NADH2 हो गया, कौन सा हो गया, एक तो हो गया NADH या NADH2, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो हो गया FADH2। अब इन दोनों से ATP बनना है, तो कैसे बनेगा? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है जो कि प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ETS कहाँ पर होता है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कितने कॉम्प्लेक्सेस है जरा ध्यान दीजिए। ये है कॉम्प्लेक्स 1, देन कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और ये वाला होता है कॉम्प्लेक्स 5। तो टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें, जिसमें पहला कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ से NADH2 अपना जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट एक्सेप्टर ETS में FMN को देता है। FMN एक हाइड्रोजन कैरियर है, तो ये पूरा हाइड्रोजन ले लेता है, और फिर यहाँ से FMN से FES की तरफ जाता है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और इस बार जब ये ट्रांसफर करता है तो ये केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर करता है और प्रोटॉन बाहर रिलीज हो जाता है। कितने ट्रांसफर हो रहे हैं इस कंफ्यूजन में मत आओ, कितनी बार हो रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल तो 10 होते हैं। अब यहाँ पर 4 प्रोटॉन यहाँ रिलीज हो रहे हैं, तो आप समझिए कि एक बार प्रोटॉन यहाँ रिलीज हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा किसके पास? यूवी क्यूनोन के पास। यूवी क्यूनोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये हाइड्रोजन कैरियर है, तो यहाँ शो नहीं है। ये अंदर से प्रोटॉन लेता है और फाइनली UQH2 बना देता है। UQH2 के बाद फिर ये कॉम्प्लेक्स 3 में प्रेजेंट साइटोक्रोम बी को अपना इलेक्ट्रॉन खाली देता है, और प्रोटॉन फिर से यहाँ रिलीज हो जाता है। फिर FES के पास आएगा, साइटोक्रोम C1 के पास आएगा, और फिर ये जाएगा साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मोबाइल कैरियर है, बहुत पूछा जाता है, और इसकी पोजीशन भी पूछी जाती है कि ये जो मोबाइल कैरियर है इसकी पोजीशन क्या है। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसकी पोजीशन है टूवर्ड्स आउटसाइड, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, आउटसाइड की तरफ होता है। यहाँ से ये साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन लेकर देता है कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉपर सेंटर के पास पहले आएगा, फिर साइटोक्रोम A के पास आएगा, साइटोक्रोम A3 के पास, कॉपर सेंटर सेकंड, एंड फाइनली ऑक्सीजन के पास आकर नेट जो प्रोडक्ट है ये वाटर एक फाइनल प्रोडक्ट है। और आप जानते हैं ये जो ऑक्सीजन है ये लास्ट या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह कार्य करती है। सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन लेना है वो किसको लेना है? ऑक्सीजन को। लेकिन ऐसा नहीं कि लास्ट में है तो बेकार है, क्यों? क्योंकि अगर ये इसके पहले वाले से नहीं लेगा तो इसके पहले वाला भी नहीं लेगा, इसके पहले वाला भी नहीं लेगा, यानी पूरा का पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा अगर ये ऑक्सीजन नहीं है। दैट्स व्हाई एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान हुआ क्या? थ्री टाइम्स जो प्रोटॉन हैं वो रिलीज हो रहे हैं इस मेम्ब्रेन में। अब FADH2 की बात आती है, तो जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है FADH2 बनता है। FES के पास यूवी क्यूनोन, फिर से कॉम्प्लेक्स 3 में आ गया साइटोक्रोम B, FES C1, मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C, कॉपर सेंटर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर सेंटर एंड ऑक्सीजन। ये भी ट्रांसपोर्ट हो गया। तो यहाँ दो चीजें समझ में आनी कि जब इधर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है NADH2 से, तो 3 टाइम्स ट्रांसफर हो रहा है प्रोटॉन का, और जब FADH2 से ट्रांसफर हुआ तो 2 टाइम्स ये ट्रांसफर हुआ प्रोटॉन का इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। लगातार प्रोटॉन के आने के कारण यहाँ पर प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि अंदर की तरफ इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है। और यहाँ पर फिर केमी ऑस्मोटिक थ्योरी काम करती है पीटर मिशेल की। ये जो F0 है,
F0 से ये एंटर करता है और F1 के पास जब पहुंचता है तो इसमें एक एंजाइम है एटीपी सिंथेज, यहाँ ये कन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है जिससे ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है और एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जुड़कर एटीपी बना देता है। तो ध्यान दीजिए ये केमियोस्मोटिक थ्योरी काम करने वाली है यहाँ। इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको पता है, एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर होना चाहिए और एटीपी सिंथेस एंजाइम होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ इस केमियोस्मोटिक थ्योरी के अनुसार जब ये मूव करता है प्रोटॉन तो यहाँ पर एटीपी बनता है। तो कितनी बार यहाँ से मूव किया है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जब NADH2 के थ्रू आता है तो 3 टाइम मूव होता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि 3 ATP इससे बनता है। जबकि जब FADH2 से आता है तो 2 टाइम केवल मूव होता है और हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कितना ATP बनता है, 2 ATP। तो ईच NADH2 जो ETS में एंटर करेगा उससे 3 ATP बनेगा, ईच FADH2 जो ETS में एंटर करेगा उससे 2 ATP बनेगा। तो ETS का मेन पर्पस क्या है, ETS का मेन पर्पस है ATP synthesis। तो ATP synthesis is the main work of ETS। मैक्सिमम ATP जो सिंथेसाइज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, वो कहाँ होता है, वो ETS में ही होता है। दैट इज द पर्पस ऑफ ETS। तो इसमें ये जो ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसके जो कंपोनेंट है ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। FMN FeSQ, साइटोक्रोम B FeSC1, साइटोक्रोम C कॉपर सेंटर, साइटोक्रोम A3 कॉपर सेंटर ऑक्सीजन। एक बार इस सीक्वेंस को याद कर लो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।